Welcome students. In today's class we will discuss Indian monsoon. This is the fourth part of this chapter. We have already studied the basic important things which are required to understand the process of monsoon in previous three parts of this chapter. So let's begin with today's session. Now the question here is, what is monsoon? So we can define it as the seasonal reversal of winds. अब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस है और इसी फेस से मॉनसून डिफाइन होता है. द सेकेंड पॉइंट इज़, ये जो मॉनसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मौसम से आया है और मौसम का मतलब है सीज़न. और जो मॉनसून होता है वो हमारे इंडिया में रफली जून से सितंबर तक रहता है. अब मॉनसून इंडिया में कैसे होता है, कैसे बारिश होती है, ये कुछ यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं लाइक एटमॉस्फेरिक, ओशियनिक एंड जियोफिजिकल फीचर्स जो कि मॉनसून के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं. अब आप ये देखो कि मॉनसून जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है. अब ग्लोबल फिनोमिना का मतलब है कि ना केवल ये हमारे कंट्री इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है या सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है, बल्कि इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत अलग अलग जगहों पर देखे गए हैं. मेनली जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में मॉनसून का इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड ऑन द पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. बट जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट होता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होता है और यहीं से मॉनसून स्टार्ट भी होता है. इंडिया और साउथ एशियन रीजन में सबसे ज़्यादा मॉनसून का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और इसमें से भी अगर देखा जाए तो किस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है तो वो है इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा, या आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट मॉनसून स्टार्ट भी यहीं होता है और सबसे ज़्यादा कंप्लीट मॉनसून का इम्पैक्ट भी इंडिया पे ही देखने को मिलता है. हालांकि आप वर्ल्ड मैप में देखो, यहाँ पर इस इमेज में आप देखोगे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में लाई करते हैं. वहाँ मॉनसून का इम्पैक्ट कुछ हद तक हमें देखने को मिलता है. लेट्स अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉनसून इन इंडिया. वेल, द मॉनसून इन इंडिया are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. Now, to understand the mechanism of monsoon, the following facts are important. First, the differential heating and cooling of land and water. Second, the shifting of the ITCZ zone. Third, the presence of high pressure area at the east of Madagascar. Fourth, the intense heating of the Tibetan Plateau. And the fifth, the westerly and the easterly jet streams. अब सबसे पहले हम विंड फॉर्मेशन समझते हैं. अब इस स्लाइड में लेफ़्ट साइड लैंड है और राइट हैंड साइड वाटर शो किया हुआ है. अब समर सीज़न को कंसिडर करो. अब समर सीज़न में क्या होगा कि सन रेज से लैंड जल्दी हीटअप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, क्योंकि लैंड की एक जनरल टेंडेंसी है और वाटर की भी जनरल टेंडेंसी है कि वो देर से हीटअप होता है, देर से ही ठंडा होता है. अब जिसकी वजह से सी वाटर पर हाई प्रेशर डेवलप होगा और लैंड पर लो प्रेशर बनेगा. एज वी नो दैट विंड्स मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अब जो सी ब्रीज़ है वो हाई प्रेशर से बहुत सारी मॉइस्चर लेकर लैंड की तरफ जाएगी और यहाँ पर लो प्रेशर है लैंड पर, तो ये सी ब्रीज़ अपना मॉइस्चर यहाँ लैंड पर लाकर छोड़ देगी. अब क्योंकि इस लो प्रेशर एरिया पे ज्योग्राफिकल टेरेन होने की वजह से ये राइज अप होगी एयर, और जब ये एयर राइज अप करेगी तो क्लाउड की फॉर्मेशन होगी. यहाँ पर ये मैंने क्लाउड्स ड्रॉ किए हुए हैं. तो ये क्लाउड की जो फॉर्मेशन होगी, यानी कि एयर ऊपर जाकर कूल डाउन होगी, तभी क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है. क्योंकि अब एयर कूल डाउन हो गई है तो ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएंगे क्लाउड्स और फाइनली यहाँ प्रेसिपिटेशन कर देंगे, यानी कि यहाँ बारिश हो जाएगी. अब इस प्रेसिपिटेशन की वजह से ये एयर वापस अपनी जगह पर जाकर, यानी कि जहाँ हाई प्रेशर से आई थी वहीं पर ये सबसाइड कर जाएगी और इस कंप्लीट साइकिल को हम
विंड फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि इसी साइकिल से हर जगह बारिश होती है, यानी कि प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये था आपका समर का केस। अब इसी साइकिल को अगर आप रिलेट करते हो इस फिगर के साथ, ये जो मैंने इसके साथ सेकंड फिगर दिया हुआ है, तो ये है आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो ये जो दोनों फिगर हैं, ये अगर आप को रिलेट करते हो तो समर सीज़न में हमारे इंडिया में इसी तरीके से विंड चलती हैं और इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि बारिश होती है। तो फिर जो साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून, इसी वजह से होता है। ये साइकिल जब हमारे लैंड पे, हमारे कंट्री पे जब ये साइकिल फॉर्म होता है, इस तरीके से विंड्स फॉर्म होती हैं, तब क्या बनता है हमारे यहाँ पर, मानसून का ऑनसेट होता है। ठीक है, अब हम विंटर्स में देखते हैं कि कैसे ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। कौन सा प्रोसेस, विंड फॉर्मेशन का। ठीक है, अब इस इमेज में आप देखो, फर्स्ट इमेज को आप देखो। विंटर्स में लैंड क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सो लैंड पर हाई प्रेशर बनता है और सी वाटर पर कैसा रहेगा, लो प्रेशर। तो अब जो है लैंड ब्रीज चलेगी और सी पर पहुंचकर वहाँ से वाटर से जैसे वो सी पे पहुंचेगी तो वहाँ के पानी से वो क्या करेगी, वहाँ के वाटर से मॉइस्चर पिकअप करेगी, और जैसे वो मॉइस्चर पिकअप करेगी तो अगेन राइज अप होगी और क्लाउड्स बनेंगे। जैसे ही क्लाउड्स बनेंगे, अगेन सेम एज प्रीवियस प्रोसेस, क्लाउड्स बनते ही तब हैं जब एयर कूल डाउन होती है। एयर कूल डाउन होगी, क्लाउड्स बनेंगी और अगेन द क्लाउड्स विल not be able to retain that moisture and finally बारिश होगी, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। कहाँ पर, यहीं सी के ऊपर होगी प्रेसिपिटेशन। तो अब इस प्रोसेस को विंटर सीजन में जब हम देखते हैं तो इसको हम अगर मानसून के सीज़न से रिलेट करते हैं तो ये बन जाता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून का सीन। अब इसी स्लाइड में आप सेकंड वाली इमेज देखो, ये जो विंड्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, लैंड से आ रही हैं। किस तरफ आ रही हैं, सी की तरफ आ रही है, इंडियन ओशन की तरफ आ रही हैं। तो लैंड पे कैसा प्रेशर डेवलप हो रहा है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है। तो ये हाई प्रेशर से विंड्स मूव करती हैं लो प्रेशर की तरफ, जहाँ पे कि हाई टेम्परेचर बन रहा है, लो प्रेशर है, ये है हमारा इंडियन ओशन। तो इस तरीके से ये जो विंड्स अब मूव कर रही हैं हमारे इंडिया के लैंड से सी की तरफ आ रही हैं, तो ये लेकर आती हैं, ये बेसिकली मेन रीज़न है रिट्रीटिंग मॉनसून का। ठीक है, तो अब आप इस प्रोसेस को जब बड़े लेवल पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पर हम इसे देखते हैं तो हमें ये तो मॉनसून को समझने में हमें हेल्प होती है। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो मॉनसून कितना सिंपल हो गया ना। मैंने आपको समर सीज़न की विंड फॉर्मेशन बताई तो वो आपका ऑनसेट ऑफ मॉनसून से रिलेट कर दिया। फिर मैंने आपको विंटर सीज़न की विंड फॉर्मेशन बताई तो ये मैंने आपको रिट्रीटिंग मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिलेट कर दिया। तो यहाँ तो आपका मानसून कंसेप्ट पूरा हो गया। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट था जिससे कि आपको मानसून को समझने में हेल्प मिली है। और अब फर्दर हम देखेंगे कि मानसून एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, तो आपने अब तक के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनको साथ के साथ रिलेट करते हुए आना है। जो हमने टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स पे जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमने पढ़ा था वो आपने रिकॉल कर लेना है। फिर इंडिया के ऊपर जो डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स का इफ़ेक्ट था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपने उसको भी रिलेट करना है। ठीक है, हाई प्रेशर विंड, लो प्रेशर विंड्स, फिर अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है, सरफेस विंड्स, इन सब को कोरिलेट करना है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉनसून का, तो उसके साथ आपने रिलेट करते हुए जाना है, तो आपको मिनटों सेकेंडों में ये मॉनसून का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉनसून कॉन्सेप्ट। To understand these facts, look at this video carefully. The differential heating and cooling of land and water. This creates a low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. And we have learnt about this in the first part. So we directly go to the next part, and that is shifting of the ITCZ zone. If I take up the globe has important pressure belts, and they are, first one,
equatorial low pressure belt, then subtropical high pressure belt, and subpolar low pressure belt. Now this region is known as the tropical region. Since equator is a low pressure belt, winds from subtropical high pressure belts move towards equator. Now these winds are known as trade winds, and these winds are also known as easterlies. Now these winds converge at the equator, and this region is known as ITCZ zone, that is Intertropical Convergence Zone. Since the convergence of the easterlies, that is the northern easterlies and the southern easterlies, happen in this region, it is known as Intertropical Convergence Zone. Now the ITCZ zone keeps shifting towards the northern and the southern hemisphere. This happens because of the apparent movement of the sun. We all know that the earth rotates and revolves around the sun. On 21st of March, the vertical rays of the sun falls on the equator. But as it is shifting to say a second position, 21st of June, the vertical rays of the sun falls on the Tropic of Cancer. When it comes to 23rd September, the vertical rays of the sun falls again on the equator. Here we understand that the apparent movement of the sun is in the north because the northern hemisphere is tilted towards the sun. But from 23rd September onwards, the southern hemisphere faces the sun. So the apparent movement of the sun is towards the south. So here when we come to 22nd December, the vertical rays of the sun falls on the Tropic of Capricorn. And once again when we come to 21st March, the vertical rays of the sun falls on the equator. So from 21st March till 23rd September, the vertical rays of the sun falls in the northern hemisphere and the apparent movement of the sun is in the north. Now this shifting of the ITCZ zone is very useful and it brings rain in India. So from 21st of March till 21st of June, we have seen that the apparent movement of the sun is from equator towards Tropic of Cancer, and Tropic of Cancer passes through the middle of India. So there is a shift of the position of the intratropical convergence zone in summer over the Ganga plain in India. This is the equatorial trough, normally positioned about 5 degrees north of the equator. Now it is known as the monsoon trough during the monsoon season. When I use the word trough, it is an elongated region of relatively low atmospheric pressure, and here it is referred to the ITCZ zone. Now we all know that when it is summer in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere. So temperature is low and the pressure is high. Now these high pressure winds starts moving from southern hemisphere towards northern hemisphere. Generally they cannot move. The reason is the ITCZ zone is along the equator. So the winds will converge. But because of the shifting of the ITCZ zone over India, the winds move from southern hemisphere towards northern hemisphere, and they are responsible for bringing rain in India. The southwest monsoon winds which blow over India originate from the southern hemisphere. In the southern hemisphere, these winds blow as southeast monsoon winds, and the source of these winds are the presence of high pressure area east of Madagascar. Now in the southern hemisphere, off the coast of Madagascar, there arises a zone of high pressure, which is referred to as Mascarenhas High. This high pressure region is located between 35 degrees south till 25 degrees south and 40 degrees east till 90 degrees east near the Mascarene Islands in the southern Indian Ocean. Around this Mascarenhas High, an anticyclonic air circulation becomes predominant. Normally, this high pressure region starts forming by mid-April and its strength
is an important factor which determines the intensity of monsoon in India. When I say anticyclone, it refers to development of a high pressure area. Winds from Mascarene High head in a northwesterly direction towards the east coast of Africa. Here, the topography of Somalia deflects the wind towards the east. The winds now start moving from southwest to northeast. So, initially the winds were blowing from southeast to northwest in the southern hemisphere. Now the wind starts blowing from southwest to northeast in the northern hemisphere. Another important factor instrumental in the development of monsoon winds are the intense heating of the Tibetan plateau. So in summer, the Tibetan gets intensely heated. The air across the plateau rises, creating a zone of low pressure that sucks in moist air from the Bay of Bengal and the South China and Arabian Sea, bringing rain to most of Asia. अब इस वीडियो से हमें साउथ वेस्ट मानसून का जो है ऑनसेट हमें अच्छे से पता चल चुका है। अब हमने ये देखना है कि ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडियन पेनिनसुला तक पहुंचने के बाद अब आगे कैसे बढ़ती हैं, इंडिया में अंदर कैसे आती हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट इंडिया तक पहुंचने के बाद हमारे जो मानसून विंड्स हैं इनकी दो ब्रांच हो जाती हैं। ठीक है, पहली ब्रांच रहेगी आपकी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी रहेगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अरेबियन सी ब्रांच जो है ये वेस्टर्न घाट से टकराती है और ये डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसके डाइवर्जन का क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं ये कॉन्टीन्यूस माउंटेन्स हैं, इनमें कहीं कोई गैप नहीं है, क्योंकि अगर गैप होता तो ये डायरेक्ट विंड्स कहाँ चली जाती हमारे डेक्कन प्लेटो रीजन में जाती, सेंट्रल हाईलैंड में अच्छी बारिश करती, डेक्कन प्लेटो में अच्छी बारिश करती, बट यहाँ कोई गैप नहीं है। इस वजह से ये विंड्स जो हैं डाइवर्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स नॉर्थ और जो ये काठियावाड़ पेनिनसुला है गुजरात, यहाँ से होकर ये आगे बढ़ती हैं और इंडियन पेनिनसुला के अंदर आ जाती हैं। अब दूसरी ब्रांच आप देखो, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है ये आगे बढ़ते बढ़ते सीधा आगे बढ़कर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहुंच रही है और यहाँ पटकाई बम्स और पूर्वांचल माउंटेन्स के साथ टकराकर ये नदर्न प्लेन्स की तरफ मुड़ जाती है। अब नदर्न प्लेन्स की तरफ मुड़ने के बाद क्या है, यहाँ पे भी अगेन कोई बैरियर नहीं है। तो ये जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच की जो विंड्स हैं ये इधर से आगे बढ़ रही हैं और इधर से ये हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच नदर्न प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ कोई बैरियर नहीं है। तो इस समय क्या है, समर सीज़न में तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम भी नहीं है। जेट स्ट्रीम समर सीज़न में कहाँ फ्लो कर रही है? टू द नॉर्थ, फ्लोज एट द नॉर्थ ऑफ हिमालय। अब क्योंकि हिमालय के नॉर्थ में जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं तो जेट स्ट्रीम्स का भी कोई बैरियर नहीं, ऐसा कोई माउंटेन भी नहीं है यहाँ नदर्न प्लेन साइड में, तो ना सेंट्रल हाईलैंड में पड़ा। तो ये विंड्स क्या करती हैं, ठीक ठीक सी बारिश करके अपने यूपी साइड में नदर्न प्लेन्स में सेंट्रल हाईलैंड में आगे बढ़ जाती हैं और जाके हिमालय से टकरा जाती हैं। क्योंकि अब यहाँ हिमालय से क्यों टकराती हैं, क्योंकि हम इनका ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है और जो ये विंड्स हैं ये उनको मॉइस्चर के कारण हैवी होती हैं और अब उनको क्रॉस नहीं कर पाती और हिमालय से टकरा के सारी की सारी जो मानसून की बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन पूरा यहीं कर देती है। और दूसरी साइड क्या है, तिब्बतन प्लेटो। अब तिब्बतन हाईलैंड की दूसरी साइड होने की वजह से वहाँ क्या है, ये उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो ड्रॉट लाइक कंडीशन फेस करता है, वहाँ डेजर्ट कंडीशन बनी रहती है सिर्फ इस हिमालय की वजह से। क्योंकि हिमालय क्या है, ये मानसून विंड्स को आगे नहीं जाने देता। सारी मानसून विंड्स जो हैं ये इंडिया में ही कन्फाइंड रह जाती हैं। अब ये मान के चलो कि अगर ये जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ में ना होकर समर सीज़न में, आप रिकॉल करो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हिमालय के नॉर्थ में होती हैं जेट स्ट्रीम समर में, अगर इन केस ये नॉर्थ में ना होकर साउथ ऑफ हिमालयज़ होती तो क्या होता है, ये सारी, क्योंकि जेट स्ट्रीम की स्पीड कैसी होती है समर में अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या करती, सारी की सारी मानसून विंड्स को अपने साथ उड़ा कर ले जाती। तो इंडिया में मानसून नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, तो ये एक अगेन बेनिफिट है हमें जेट स्ट्रीम्स के नॉर्थ में होने का समर सीज़न में। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग मानसून को पूरा एंजॉय कर पाते हैं और इंडिया में जितना भी रेनफॉल है वो
मॉनसून का जो रेनफॉल है, मॉनसून की वजह से जो बारिश होती है, वो सारा यही रीज़न है कि यहाँ कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ हिमालय की वजह, हिमालय के अलावा, और इस तरफ क्या है, वेस्टर्न घाट के अलावा। तो हम पूरा मॉनसून की जो है रेनफॉल को एंजॉय कर पाते हैं और उसका पूरा बेनिफिट ले पाते हैं। अब आप ये देखो कि एक चीज़ समझने वाली बात है बेटा, जब ये विंड्स जो अरेबियन सी ब्रांच है, ये जब हमारे वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर पाई, तो क्या है, डेक्कन प्लेटू में बहुत कम रेनफॉल हुआ। और वो रेनफॉल मानसून की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो तो लीवर्ड साइड है, ठीक है, वो किसी और वजह से हो रहा है, वो हो रहा है ऑसिलेशंस की वजह से, वो दूसरे टाइप की विंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेटू में रेनफॉल नहीं होता, जिसकी वजह से नॉर्दर्न महाराष्ट्र जो है उसके काफ़ी सारे रीजन्स में ड्रॉट लाइक कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे रेनफॉल मतलब नाम मात्र ही होता है, ठीक है। और ये जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, ये इतनी बारिश कर देती है यहाँ से जाते हुए, जो सेकंड ब्रांच है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में भी काफ़ी बारिश करती है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी, जैसे मेघालय हुआ, चेरापूंजी, मौसेरम रीजन में भी बहुत ज़्यादा बारिश करती है। लेकिन इतनी अच्छी बारिश होने के बावजूद भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशन बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर रॉक कैसे हैं, वहाँ के सॉइल टाइप कैसा है, रॉकी। अब हार्ड रॉक्स होने की वजह से वाटर रिटेंशन रेट बहुत कम होता है, और मैक्सिमम वाटर क्या करता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इस इमेज में कुछ मैंने वाइट कलर इंक से टिक लगा रखे हैं। तो टिक का मतलब है इन एरियाज़ में मॉनसून बर्स्ट, यानी कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि जब मॉनसून स्टार्ट होता है मॉनसून सीज़न में, इन रीजन्स में बहुत अच्छा रेनफॉल होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नदर्न प्लेन्स और सेंट्रल हाईलैंड में सिर्फ ठीक ठाक बारिश होती है, कुछ बहुत अच्छी बारिश नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिमिट से थोड़े ज़्यादा बारिश, वो नहीं होती है, ठीक है, ठीक ठीक बारिश हो जाती है। तो ये था आपका साउथ वेस्ट मानसून इंडियन पेनिनसुला के अंदर कैसे आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रीट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब जैसे विंड्स हमारे इंडिया के अंदर गई हैं, वैसे बाहर भी आना है ना इन्होंने, क्योंकि अभी तो विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही हैं। लो प्रेशर कहाँ पर है समर सीजन में, हमारे मेन लैंड पे, और हाई प्रेशर कहाँ था, हमारा इंडियन ओशन पे। अब रिट्रीटिंग मानसून में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसको भी स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिट्रीटिंग मानसून, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। जैसा कि साउथ वेस्ट मानसून में मानसून का ऑनसेट हो रहा था, विंड्स इंडिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे थे, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट मानसून में, या आप रिट्रीटिंग मानसून कहेंगे, तो इसमें विंड्स जो हैं, मानसून विंड्स हैं, वो इंडिया से दूर जाएंगी, यानी कि ये रिट्रीट करेंगी। तो कहाँ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी। अब जैसे साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर अपने नॉर्दर्न प्लेन्स पर लो प्रेशर बना हुआ था, वैसे ही रिट्रीटिंग मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के टाइम पर कैसा होगा, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स पे हाई प्रेशर बन जाएगा, जिससे जो ये विंड्स हैं ये ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी और ये इक्वेटर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ जो है ITCZ हिमालय के साउथ में अपनी जगह वापस चला जाएगा, ठीक है। विंटर सीजन में क्या होता है, ITCZ वापस अपनी जगह पर जाता है। समर सीजन में ITCZ गंगा प्लेन्स की तरफ चला जाता है। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना कि समर सीजन में कैसा होता है, ITCZ जो है हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये गंगा प्लेन्स पे आ जाता है। लेकिन विंटर सीजन में क्या होगा, ये ITCZ जो जोन है ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाएगा। सो इसका रीज़न क्या था, सन जो है वो अपेरेंटली सदर्न डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी जो है ITCZ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और नॉर्थ ईस्ट मानसून और ज़्यादा इससे स्ट्रेंथन होता है। और जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो अब आप ध्यान करो, रिकॉल करो कि विंटर सीजन में कहाँ बताई थी जेट स्ट्रीम्स, विंटर सीजन में, क्योंकि ITCZ जो है वापस जा रहा है, अपनी जगह पर पहुंच जाता है, तो जेट स्ट्रीम्स हिमालय के नॉर्थ में जो समर सीजन में थी, वो जेट स्ट्रीम्स कहाँ आ जाएंगी, एट द साउथ ऑफ हिमालयाज। तो अब विंटर्स में जेट स्ट्रीम्स हिमालय के साउथ में फ्लो कर रही होती हैं, और जो टेम्परेट साइक्लोन्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो भी विंटर्स में नदर्न इंडिया में प्रीडोमिनेंट होते हैं, जो कि अगेन
नॉर्थ ईस्ट मानसून को स्ट्रेंथन करते हैं और उनको और ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करते हैं और रिट्रीट मानसून पे अच्छा इम्पैक्ट बनाते हैं। और क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून का इम्पैक्ट जो है बेटा वो साउथ वेस्ट मानसून से बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे जो ये विंड्स होती हैं, मानसून विंड्स, ये खाली हो जाती हैं। सारी मानसून विंड्स की जो मॉइस्चर है, जो पानी वो सी से लेकर गई थी, वो तो हमारे पेनिनसुलर रीजन पे बरसा दिया उन्होंने अच्छा खासा। अब ये विंड्स खाली हो चुकी हैं, इनके पास मॉइस्चर उठाने के लिए ना कोई रीजन बचता है। और ऊपर से देखो आप नदर्न प्लेन्स और हिमालय रीजन से, वहाँ तो कोई ओशन है ही नहीं, तो यहाँ कहीं से इनको मॉइस्चर मिलता ही नहीं उठाने के लिए। तो ये इंडियन मेन लैंड से जब वापस आती है इंडियन ओशन की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ से ये जो मैंने मार्क किया हुआ ना ग्रीन कलर से, ये रीजन क्या है? बे ऑफ बंगाल का रीजन। जब ये ये जो विंड्स जो हैं वो वापस आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, तो वापस आते समय ये इस जगह से बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा मॉइस्चर उठाएंगी और सिर्फ तमिलनाडु और जो है सदर्न आंध्र प्रदेश में ये क्या करती हैं? प्रेसिपिटेशन कर देती हैं। ये बस इन्हीं दो रीजन्स में अच्छा प्रेसिपिटेशन कर पाती हैं, अच्छी बारिश कर पाती हैं। और ये आपने सुनने में भी आता है आप लोगों को, और हमने भी ये सुना है कि विंटर सीजन में क्या होता है? चेन्नई में फ्लड्स आते हैं, क्योंकि जो रिट्रीटिंग मानसून, इसका रीज़न क्या है? जो रिट्रीटिंग मानसून है वो अपना इम्पैक्ट सिर्फ यहीं दिखा पाता है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं दिखा पाता। आप देख लो, क्योंकि पूरे जो इसका जो वे है उसमें कहीं पे भी ओशन नहीं है, कहीं पे भी मेजर सी बॉडी नहीं है जहाँ से इतना अच्छा मॉइस्चर पिकअप कर सके। सिर्फ एक सी बॉडी आती है हमारी बे ऑफ बंगाल, जहाँ से वो मॉइस्चर पिक करता है तो जाके तमिलनाडु में बारिश करता है और सदर्न आंध्र प्रदेश में बारिश करता है। और फिर हमें सुनने को क्या मिलता है कि जो चेन्नई रीजन है, इसके बस इतने से ही रीजन में जो है अच्छी खासी बारिश होती है और कई बार फ्लड लाइक कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो ये था आपका रिट्रीटिंग मानसून, या आप इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। Now let's see how westerly jet streams and the easterly jet streams create a strong impact on the Indian monsoon. What are jet streams? Well, jet streams are a narrow belt of high altitude westerly winds in the troposphere. They are located close to tropopause and their speed varies from 110 kilometers per hour in summer to about 184 kilometers per hour in winter. In terms of latitude, these jet streams are located approximately over 27 to 30 degree north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet streams because they are very close to the tropical areas. Their paths typically have a meandering shape, that is, they move in a zigzag manner. Jet streams may start, stop, split into two or more parts, combine into one stream, or flow in various directions, including the opposite direction of most of the jet. Over India, these jet streams blow south of Himalayas all through the year except in summer. In summer, the subtropical westerly jet streams move north of Himalayas. It is because of the apparent movement of the sun. In summer, the apparent movement of the sun is in the north. Now, even the Tibetan plateau gets heated up, low pressure is developed, and it pulls the westerly jet streams northward. Now, jet streams also determine the arrival and departure of monsoon. Let us understand how. We have seen that the Tibetan plateau gets intensively heated and so a low pressure area is created. Whenever a low pressure area is created, the wind from the nearby areas will be rushing towards those regions. These winds not only just come towards these low pressure areas, they also bend. Now, since these winds are in the northern hemisphere, they will bend towards the right. It is because of the Coriolis effect. We can call this as a cyclone where a low pressure is created and the winds are attracted towards it. So, in this region, at the lower altitudes,
the winds move in an anti-clockwise direction. The warm air in this region starts rising up, and as the wind is rising, we all know it starts cooling. It finally reaches very close to tropopause. Since at this point the air is cool and the temperature is low, so the pressure is high. Now, if the pressure is high, the wind in this region tend to move away from this region. As the wind is moving away, they will bend towards right, because the winds bend towards right in the northern hemisphere, and they will not only bend, they will also rotate in a clockwise direction. A large scale circulation of winds around a central region of high atmospheric pressure is known as anticyclone. The cyclones move in an anti-clockwise direction and anticyclones move in a clockwise direction in the northern hemisphere. This anticyclone in the upper troposphere weakens the western subtropical jet stream, and it also produces tropical easterly jet streams on the south side of the anticyclone. Now these western subtropical jet stream divides into two. One moves over the northern part of the Tibetan plateau and the other one moves over the southern part. Finally, in the northeastern part of India, it develops into easterly jet streams on the southern side of the anticyclone. The high temperature over the Tibetan plateau as well as over Central Asia in general during the summer leads to the formation of the tropical easterly jet over India in summer. This easterly jet stream extends westward across India over the Arabian Sea and to the eastern Africa. The air finally descends over Mascarene High and strengthens the pressure cells. So, when we talk about low level winds, they originate from Mascarene High, move from southeast to northwest, and after crossing the equator, they start moving southwest to northeast and bring rain over most parts of India. On the other hand, when we talk about upper air circulation, the subtropical westerly move over north of India at the Tibetan plateau. They weaken due to the presence of high pressure and move ahead in the form of easterly jet streams and power the regions of Mascarene High. So this is all about today's class. Hope you understand well. But still, if you have any doubt, any query, you can ask me.